आज हम MTP 7 को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक सेट ए पर ए सेट क्या है 1 2 3 4 और सेट कहाँ तक है 14 तक सेट दे रखा है और इस पर आर रिलेशन डिफाइंड है सच दैट x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम इस y को इस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ से जो r है x, y सच दैट y इधर चला जाएगा तो y बराबर हो गया 3x के। यहाँ पर पहला एलिमेंट भी a से और दूसरा एलिमेंट भी a से ही आपका आएगा। तो r किसके बराबर बन जाएगा, जरा देखो, हमने लिया 1 तो y कितना होता है, y x का 3 गुना है। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1,3। अगर हम 2 लेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। फिर इसको 3 लेंगे तो 3,9 4,12 एंड 5,15। यहाँ होगा 5,15 नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है a के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो r है वो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, चेक कर लो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। आप चेक करो 1,1 यहाँ पर नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,3 है, 3,1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है आपका। 1,3 3,9 1,9 यहाँ पर नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज डी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स वेयर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सही बात है, ये डेफिनेटली ट्रू है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं a इंटू ए इनवर्स बराबर होता है i के। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, तो यहां हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ i। दोनों पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा लें तो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होता है। अब इसको इधर ले जाएं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, तो ये ट्रू है रिजल्ट हमारा, तो आपको ट्रू यहाँ पर भरना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, the number of 1 functions from set A to itself। लास्ट MTP में ही क्वेश्चन आया था कि कितने 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। A है हमारे पास 1 2 3 और A से A, F A to A कितने 1 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी A लेना है आपको और यहाँ पर भी A लेना है। अब 1 कितने एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है, 3 के साथ। अब 1 तो 1 के साथ मैप कर जाएगा, फिर 2 कितनों के साथ मैप कर सकता है, 2 के साथ मैप कर सकता है, और 3 1 के साथ, यानी 6। अगर आपके सेट में m एलिमेंट हैं तो m फैक्टोरियल 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। सिंपल, उन एलिमेंट्स का फैक्टोरियल कर लो, उतने फंक्शंस आपके बनाए जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 को ज़रा देखें, क्या कह रहा है। हमारे पास A एक मैट्रिक्स है 1 2 3
और B एक मैट्रिक्स है 4 5 6 7 और वो कह रहा है f फंक्शन डिफाइंड है सच दैट 1, 4 2, 5 3, 6 और वो कह रहा है चेक कर लो कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है। तो हम इसका वेन डायग्राम बना लें, यहाँ A, यहाँ अपना B लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 किसके साथ मैप करेगा, 4 के साथ, 2 किसके साथ, 5 के, 3 6 के। आप चेक करो तो हर एक एलिमेंट की अलग इमेज मिल पा रही है हमें, मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि यहां जो ये 7 है आपका, इसकी कोई भी प्री इमेज यहां पर नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं है आपका। और देखो जरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर, ए ऑप्शन, यानी कि 1 1 को आप टिक करेंगे इसमें, ठीक है। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो ये एक 1 1 फंक्शन है। क्वेश्चन 5 में हमें फॉर मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है कि A बराबर होगा A ट्रांसपोज के, A ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस A के, A बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A के, A इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखें, यहां 5 है, A हमें क्या दे रखा है, 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। यहां से माइनस कॉमन ले लें हम इसमें से, जब अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो तो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। 0 तो न्यूट्रल साइन होता है, 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। अब जरा देखो 0 1 2 -1 0 5 A के बराबर बन रहा है, यानी A ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, -A के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी को आप इसमें टिक कर देंगे। अब A ट्रांसपोज -A के बराबर कब आता है, जब मैट्रिक्स हमारी सिक्यू सिमेट्रिक हो। इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लें कि अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक, और A ट्रांसपोज यदि -A के बराबर है तो मैट्रिक्स होती है आपकी सिक्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। इसके बाद 6th क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन से है, cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, 1 प्लस sin x को पुट कर दें तो cos x dx ऊपर से चला जाएगा, तो इस 1 प्लस साइन x को हम पुट कर देते हैं t, तो यहां इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx बराबर हो जाएगा dt के, और यहां आ जाएगा 1/√t dt। ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, t की पावर -1/2 dt, डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा -1/2 + 1 + c। अब ये -1/2 + 1 बन जाएगा 1/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ √t + c। t की वैल्यू को वापस डाल दो, 1 + sin x + c। तो जो i है वो किसके बराबर होगा, 2 × √1 + sin x + c। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम द y एक्सिस। हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है, लेट्स से सम पॉइंट इज PQR, और इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। दिस लाइन इज
वाई एक्सिस, यहाँ पे को दोनों एक्सिस और होंगी। तो ऑब्वियसली जहां ये वाई एक्सिस को मीट कर रही होगी वो पॉइंट किस टाइप का होगा, वो जो पॉइंट है हमारा वो किस टाइप का होगा, जहां पर x भी 0 होगा, y की कुछ वैल्यू होगी और z भी 0 होगा, ऐसा ही होता है पॉइंट। अब यहां पर क्या आप y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो, y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं ना। y एक्सिस का x एक्सिस के साथ एंगल आपका 90 डिग्री और y एक्सिस का खुद के साथ एंगल 0 डिग्री और z एक्सिस के साथ π/2। L निकाल लें, cos अल्फा यानी 0 cos π/2 0, m is 1 and gamma n is 0। तो DCs ऑफ y एक्सिस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस, वो आ गए 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 आ गए। अब यहां पर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखूं drs ऑफ y एक्सिस, तो वो डायरेक्शन रेशियोज के ही सम m मल्टीपल होते हैं, तो यहां पर इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 0 m 0। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो आप, लेट्स से दिस इज AB के डायरेक्शन रेशियोज drs ऑफ AB वो हो जाएंगे -p k - q 0 - r। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आप इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। सो 0 इंटू -p प्लस 1 इंटू k - q प्लस 0 - r इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो 0 हो गए, यहां पे आ गया, यहां पे आएगा m इंटू k - q इज 0, m इधर जाके 0 बन जाएगा, k - q इज 0, तो यहां से k किसके बराबर आ गया, q के, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 q 0 आ गए। अब हमें ये पॉइंट मिल गया, तो अब दो पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो AB डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 - p का स्क्वायर प्लस q - q का स्क्वायर प्लस 0 - r का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा, सो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ये हो गया। क्लियर हो गया है। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन 8। यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0। तो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, ध्यान से देखो, 0 पर इसका बिहेवियर अलग हो रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 0 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें हम। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये 1 आ जाएगा, तो यहां पे 1 आ गया, कुछ पुट करने का नहीं, तो 1 आ गया। RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इसके लिए भी फंक्शन 1 होगा। और जब फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालोगे, यानी f0 निकालोगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है हमारे पास। तो सिंपली आप देखें, LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा f है वो डिसकंटिन्यूअस होगा किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन 9। यहां पर हमें एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 14, और इस पर एक आर रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x।
और ये कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव, ये हमने अभी किया था, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही है, आप ध्यान से देखें तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब रिलेशन बना लो आप इस पर। रिलेशन क्या बनाया था हमने अभी, वो बनाया था 1,3, जो y है वो x का 3 गुना होता है, 2,6, 3,9, 4,12 और 5,15 यहाँ नहीं होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप ध्यान से देखें तो a के अंदर 1 है बट यहाँ 1,1 नहीं है, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू a बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर हुआ है? बस इतना चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, जो हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। अब ध्यान से देखें तो इसे हमें विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होगा। तो यहां पर x का कोफिशिएंट ले लें आप, दैट इज -4, और x का कोफिशिएंट -4 है, उसका हाफ कर लो। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, -2, इसका स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 4। 4 को ही ऐड करना है, 4 को ही सबट्रैक्ट कर देना है। 1/√x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पे क्या आ गया, 1/√x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx, और 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है आपका log x, और x का काम यहां क्या कर रहा है, x माइनस 2 प्लस यही सेम टर्म आ जाती है, यानी x² माइनस 4x प्लस c, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा जो क्या है आपका 1 है। तो क्लियर हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 देखिए, क्या है, इंटीग्रेशन से लेट i इज इक्वल टू 1 से √3 1/1 प्लस x² dx। अब 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x 1√3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब tan जो है √3 किस पर होता है आपका, tan √3 होता है 60 पर, यानी यहां लिख सकते हो आप tan इनवर्स tan π/3 माइनस tan इनवर्स, और 1 की जगह लिख सकते हो tan π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया π/3, यहाँ पे आ जाएगा π/4। एलशियम ले लो 12, 3 4 जा 12 यानी 4π माइनस 3π इज π/12। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू आएगी π/12। क्लियर है? नेक्स्ट वाले को देखिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ f डॉट g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन f एंड g आर सेपरेटली कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a होंगे। वो कह रहा है f डॉट g जो है वो कंटिन्यूअस है, तो f और g जो हैं सेपरेटली कंटिन्यूअस होंगे। ये बात सही है या गलत? गलत है, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? दो फंक्शंस का जो कंपोजिशन है, जो प्रोडक्ट है, उनका अलजेब्रा वो क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है, तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि वो दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। बट द रिवर्स इज ट्रू। अगर f कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ रही बात समझ में कि f कंटिन्यूअस है और दूसरा g है,
जी भी कंटिन्यूअस है, तो एफ डॉट जी डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। बट एफ डॉट जी कंटिन्यूअस है तो इससे तो हम नहीं कह सकते कि एफ और जी दोनों अलग अलग भी कंटिन्यूअस होंगे, केवल इतना बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, दैट इज क्वेश्चन 13, और यहां हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। तो जो यहां इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू माइनस 3x, इससे आप dy बाई डी एक्स और d2y ओवर dy एक्स स्क्वायर निकाल लो और दोनों को यहां रख दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इससे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, -3, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। रखो यहां पर 0, -3 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। ऐसे ही बी पार्ट दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x, यहां पर भी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा 0, ये आएगा 3 माइनस 6y विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। सी वाले पार्ट को चेक कर लो, y इज इक्वल टू ई की पावर -3x, तो dy बाई डी एक्स होगा ई की पावर -3x इंटू -3। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होगा, -3 पहले से है, ई की पावर -3x और फिर से -3x का -3 यानी 9 इंटू ई की पावर -3x। वैल्यू रखें यहां पर, ये आ गया 9 इंटू ई की पावर -3x, dy बाई डी एक्स है -3 ई की पावर -3x -6 और y किसके बराबर है, ई की पावर 3x के, 9 ई की पावर -3x माइनस 9 ई की पावर -3x वो 0 आ गया और राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी y इज इक्वल टू ई की पावर -3x के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इसका एक क्या है, आपका सॉल्यूशन है। अब ई की पावर 3x नहीं होगा, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन, तो बारी बारी आपको इस तरीके से चेक करना है। अब क्वेश्चन 14 देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो tan π/1 किस पर होता है आपका, π/4 पर होता है। इस अंदर वाले 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स -tan π/4, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा के। तो यानी ये जो बाहर वाला माइनस है इसको एंगल के साथ ले जा सकते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा tan -π/4, तो यहाँ से कैंसल होके ये आ गया -π/4। तो जो tan की प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी वो क्या होगी, -π/4 यहाँ पर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुने, दैट इज क्वेश्चन 15। A bag contains 10 white and 15 black balls. 2 balls are drawn one by one without replacement. एक बैग के अंदर 10 white और 15 ब्लैक बॉल्स हैं, 15 ब्लैक, यानी टोटल कितनी है, 25 हैं। और वो कह रहा है कि इसमें से 2 बॉल निकाली गई हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो। तो जरा समझें, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 white and 1 black ball,
हमें एक वाइट और एक ब्लैक बॉल मिले, तो पी ए हमें किस तरीके से मिल सकता है, ज़रा समझें। हमें पी ए, चलो इसको में 2 इवेंट और मानने पड़ेंगे हमें। ए तो हमने इसके लिए मान लिया, या फिर इसको कुछ और नाम दो, लेट इज ई, ठीक है। और ए इवेंट मानो आप किसके लिए, वाइट बॉल आने के लिए, और बी इवेंट मानो आप किसके लिए, ब्लैक बॉल आने के लिए। क्लियर हो रही है बात। अब पीई की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है कि पहली वाइट आ जाए, पहली वाइट आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए। दूसरी ब्लैक कब, जब पहली वाइट आ चुकी है, क्योंकि यहां फर्क पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ना। पहली क्या आ गई, वाइट आ गई, दूसरी ब्लैक जब पहली वाइट है, प्लस ऐसा हो सकता है कि पहली ब्लैक आ जाए, दूसरी वाइट आ जाए जब पहली क्या आ चुकी है, ब्लैक आ चुकी है। समझ में आई ये बात। पहली वाइट, दूसरी ब्लैक जब पहली वाइट आ चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली ब्लैक, दूसरी वाइट जब पहली ब्लैक आ चुकी है। अब पहली वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली 10/25। एक वाइट निकल गई यहां से, वाइट हो गई 9 और टोटल हो गई 24। अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक है हमारी 15 और टोटल है कितनी, 24, प्लस पहली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 15/25, और दूसरी वाइट की जब पहली ब्लैक आ चुकी है, यानी एक यहां से चली गई, टोटल हो गई 24। अब वाइट की प्रोबेबिलिटी आएगी 10/24। एलसीएम आ गया 25 × 24, यहाँ पे आ गया 150 + 150, यानी ये आ गया आपका 300/25 × 24। तो यहाँ पर 25 से 1 टाइम, 12 2 टाइम, यानी कि 1/2। तो एक रेड और एक ब्लैक बॉल, सॉरी एक वाइट और एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/2। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। 2 लाइंस हमें आपकी दे रखी हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो निकलवा रहा है। तो दोनों लाइंस को आप लिख लो, x - 4/5 = y - 1/2 एंड z/1। इसको सम लैम्डा के बराबर मान लो। दूसरी लाइन है x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4, इसको सम म्यू के बराबर मान लो। ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे कि यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आप निकालोगे तो यहां पर आएगा आपका x - 4, या फिर मैं कहूं कि x = 5 लैम्डा + 4, और यहां से y क्या आएगा आपका, y आएगा 2 लैम्डा + 1, z आएगा लैम्डा। यहां से x आएगा आपका 2 लैम्डा + 1, y आएगा म्यू, एग्जैक्टली 2 म्यू + 1, y आएगा 3 म्यू + 2, z आएगा 4 म्यू + 3। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हम इनमें से 2 केस ले लेंगे, x और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 2 बराबर रख लेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ से 5 लैम्डा + 4 = 2 म्यू + 1 एंड 2 लैम्डा + 1 = 3 म्यू + 2। यहाँ से इसको इधर ले आओ, 5 लैम्डा - 2 म्यू और ये +3 = 0। यहाँ पर 2 लैम्डा - 3 म्यू - 1 = 0।
यहां से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा म्यू और यहां पर लिखोगे आप 1। लैम्डा को कवर करो, -2 इंटू -1 इज 2 और यहां पर आ जाएगा -9, ये प्लस का 9 हो जाएगा, -9 होगा, अरे प्लस का 9 हो जाएगा बाय फार्मूला। म्यू 3 2 6 प्लस 5, इसको कवर करेंगे 5 - 15 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, यानी यहाँ पे आ गया लैम्डा बाई 11 म्यू बाई 11 एंड -1/11। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा बाई 11 इज इक्वल टू -1/11, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई और म्यू बाई 11 इज इक्वल टू -1/11, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू को हम इस थर्ड जेड में पुट करेंगे, यहाँ जेड में पुट करेंगे तो आप देखो जरा दोनों जेड की वैल्यू क्या आती है। इस जेड की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पुट कर दो, म्यू क्या आया है हमारा 4 इंटू -1 इज -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, यानी दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल। तो हमने जो पहली दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकाली हैं वो थर्ड वाली को सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट मीन्स द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस क्या होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये जो एक्स वाई जेड हैं ये पहली लाइन पर आपके क्या हैं, किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहां पर आप लैम्डा की या यहां पर आप म्यू की वैल्यू रख दो तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा -5 + 4 इज -1, यहां रखेंगे -1, यहां भी -1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों लाइनों का, वो होगा -1, -1, -1। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, दैट इज क्वेश्चन 17। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक हमें ए सेट दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 12 और आर रिलेशन डिफाइंड है इस पर किस तरीके से, x, y सच दैट x इज इक्वल टू y is an equivalence relation, the set of all elements related to 1। तो 1 से रिलेट करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सबका सेट बनाना है। तो यहां आप R बना सकते हो भाई, पहला एलिमेंट यहां से लेंगे 0 से, तो x और y दोनों बराबर होते हैं तो y भी कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे ही 12 तक। अब एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऐसे एलिमेंट्स जो 1 के साथ रिलेट करते हैं उनका सेट बना दो। 1 के साथ रिलेट करने के मतलब है जैसे 1, 1 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, 1, 3 आ रहा है। तो ये जो 1, 2, 3 है ना, ये 1 के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, 1 के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे कितने पेयर 1 के साथ आ रहे हैं, 1 के साथ कितने पेयर आ रहे हैं जिनमें 1 है, 1, 1, यानी एक ही एलिमेंट ऐसा है जो केवल 1 के साथ आया है और कोई पेयर है 1 के साथ, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 12 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये केवल 1 ही ऐसा है जो अपने साथ रिलेशन बनाता है और कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करता, तो केवल यही आ जाएगा उस सेट में। तो चेक कर लो जरा, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे आप इसमें। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, दैट इज क्वेश्चन 18। क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। इसको z मान लो, इसको t मान लो, इसका इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। दोनों को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, dz/dx इज 2x
एंड dt ओवर dx इज 3x स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें निकालना है dz ओवर dt, उसके लिए dz ओवर dx को आप डिवाइड कर दें dt बाई dx से, यानी 2x बाई 3x स्क्वेयर। यहाँ पे आ गया 2 बाई 3x। तो इस z का t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 2 बाई 3x आ गया। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहा है। असर्शन ए, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और दे क्या रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज 1 1। ये 1 1 है भाई, रियल नंबर हैं। रियल नंबर मैं 0.1 ले लूं, 0.1 रियल नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 क्या आएगा, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है, 0 और 1 के में छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 आ गया। 0.2 ले लूं तो इसको भी सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां पर भी रियल नंबर हैं और यहां पर भी रियल नंबर हैं, 0.1 भी 0 से और 0.2 भी 0 से, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, तो क्या ऐसे फंक्शन को 1 1 कह सकते हो आप, नहीं होगा। इनफैक्ट 0 और 1 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं सबकी एक ही इमेज होगी, दैट इज 0। तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज तो नहीं है, तो ये आपका 1 1 तो नहीं होगा, यानी असर्शन तो फॉल्स हो गया, ए इज फॉल्स। रीजन को जरा पढ़ लेते हैं। इफ जो x है कहां से कहां तक, n से n+1, मतलब दो नंबर जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, एक उससे अगला, ये क्या कह रहा है, और x क्या है, रियल नंबर, x इन दोनों के बीच में जो आने वाली डेसिमल वैल्यूज हैं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन जो x है वो n के बराबर होगा। सही बात कह रहा है भाई, अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.1 रखूं इन दोनों के बीच की वैल्यू, तो मिलेगा क्या 1, 1.5 रखूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, यानी हमेशा लोअर लिमिट n मिल रही है हमें। अब नंबर बदल लो तब भी यही होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है n होगा जब x n और n+1 के बीच में आपका है, यानी रीजन सही है हमारा। तो आप बोलेंगे a इज फॉल्स, r इज ट्रू। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20, असर्शन ए है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं, पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर दूं तो यहां तो कट जाएगा, यहां आ जाएगा dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 1 बाई ई की पावर 2x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p किसके बराबर है हमारे पास, 3 के बराबर है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, e की पावर p dx होता है। तो यहाँ वैल्यू रख दो e की पावर p dx यानी 3dx, 3 को बाहर ले लेंगे और 1 का हो जाएगा x, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e की पावर 3x आ रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि e की पावर 3x आएगा, तो इनकी बात सही है, मतलब असर्शन सही है हमारा। और रीजन क्या कह रहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर p and q आर कांस्टेंट ऑफ x ओनली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या ये बात सही है, गलत है, ध्यान से देखो, केवल p dx दे रखा है और जबकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, सो रीजन इज फॉल्स। तो क्या लिखेंगे आप, a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, और यहां पर क्या था, a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू। तो क्लियर हुए हैं क्वेश्चन।
अब इसके बाद हम देखते हैं आपका सेक्शन बी, जो कि हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे। क्वेश्चन 21 को देखिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ आर टू आर डिफाइंड। हमें एक फंक्शन दे रखा है डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। हमें बताना है कि किन इंटरवल्स में हमारा ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स सेम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सेम एक्स का क्या हो गया 1 हो गया। दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो e की पावर x है ना, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी नेगेटिव होते हैं ना 0 होते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देते हैं। मतलब ये हाई वैल्यू फंक्शन होते हैं आपके, इनकी वैल्यू हमेशा हाई आती है। तो e की पावर x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेफिनेटली ये वैल्यू ही तो 0 रही होगी, तभी इनका प्रोडक्ट 0 बना है। तो x प्लस 1 0 होगा, यानी x की वैल्यू आ गई -1। तो चेक कर लो, व्हेन x इज लेस देन -1, तो f डैश x का बिहेवियर देखो, x लेस देन -1 मतलब -2, तो e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहां -2 रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव, यानी ओवरऑल आ गई नेगेटिव विच इज लेस देन 0। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक, -इंफिनिटी टू -1, जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आगे चेक कर लें, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो एफ डैश एक्स जरा चेक करो, ये तो पॉजिटिव, -1 के बराबर रखोगे तब भी 0 आएगा, दैट इज पॉजिटिव, उससे बड़ी कोई वैल्यू रखोगे तब भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 टू इंफिनिटी। -1 को भी हम यहां पर लेंगे क्योंकि -1 पर भी वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी -1 पर भी क्या है, वो इंक्रीजिंग है। अब यहां वो केवल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता तो ओपन इंटरवल्स यहां पर केवल आते हैं। यही बात समझ में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेगा तो केवल हम यहां पर ओपन इंटरवल्स का बात करेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो केवल ओपन इंटरवल्स के केस में हो सकता है। आपका क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब 21 के और वाला पार्ट देखिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिक्रीजेस। वो इंटरवल्स बता दीजिए जिसमें ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन को लिख लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे हम सबसे पहले, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ये वैल्यू दे उसके लिए। तो यहाँ x सेम, पहले पावर का करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का 1। अब x माइनस 3 का स्क्वायर सेम रहेगा और x का हो गया 1। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ आ गया x माइनस 3। तो यहाँ से आप देखें तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, 3 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे।
जब इसे 0 के बराबर रख दोगे तो x की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 1 और 3, x माइनस 1 x माइनस, ठीक है। चेक करते हैं, when x is less than 1, जब आपका x लेस देन 1 होगा, तो जब x लेस देन 1 है आपका, तो यहां पर देखो जरा f डैश x का बिहेवियर कैसा होगा। तब f डैश x का बिहेवियर होगा व्हेन x इज लेस देन 1, तो यानी कि 0 रख लो, ये तो पॉजिटिव है 3, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, यानी ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो fx इज इंक्रीजिंग, यहां पर क्या है वो आपका इंक्रीजिंग है, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 वो इंक्रीजिंग है आपका। क्लियर हो रहा है। अगला केस, व्हेन x इज फ्रॉम 1 to 3, मतलब 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो आपका, तो यहां पर देखो 3 से छोटी वैल्यू रख लो, 3 से छोटी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी जो f डैश x है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ओवरऑल नेगेटिव, यानी लेस देन 0। सो fx इज डिक्रीजिंग इन 1 to 3, 1 से 3 में जो आपका इंटरवल है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब 3 से बड़े वाला केस ले लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पर f डैश x क्या होगा, यहां पर f डैश x क्या होगा, देखिए जरा, यहां पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो fx इज इंक्रीजिंग इन 3 to infinity, और वो 3 to infinity में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या पूछ रहा था वो, डिक्रीजिंग पूछ रहा था, तो डिक्रीजिंग ये बस एक ही जगह आया है, 1 से 3 इंटरवल में ये क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया है आपका किसी एमटीपी में, आया था, आया है, किसी ना किसी एमटीपी में ज़रूर आया है, या किसी पेपर में आया होगा जो मैंने आपको करवाया है, हो सकता है। अब इतना बड़ा एंगल दे रखा है, तो इस एंगल को हमें पहले ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करेंगे, साइन इनवर्स कॉस, मैं इसको ऐसा लिख दूं, यहां पर 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 30 प्लस 33 पाई बाई 5 बन जाएगा। 6 पाई मतलब मैंने यहां 2 पाई के 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए, अब कुछ एंगल ऐड हो रहा है, मतलब मैं कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5। अब बाहर साइन है अंदर कॉस है, तो अंदर वाले कॉस को साइन में बदल दो, साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, यहां पे आएगा साइन इनवर्स साइन 5 टू ज़ा 10 5 पाई माइनस यहां पे आएगा 5 टू ज़ा माइनस 6 पाई, यहाँ साइन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्योंकि ये माइनस का 18 डिग्री आएगा इसके बीच में है, तो ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए क्या कह रहा है कि ए हमारे पास जो है वो दे रखा है आपको -1 2 3, बी है 5 7 9 -2 1 1, बी हमें दे रखा है आपका, वो दे रखा है -4 1 -5,
1 2 0 1 3 1। और कुछ रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज आप करोगे ना, वो बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो मैं पहले a प्लस बी निकाल लूं। तो a प्लस बी में थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, स्पेस कम है यहां पर, तो जरा देखें। -1 प्लस -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। थोड़ा केयरफुली देखें। 2 + 1 3 -3 प्लस -5 यानी कि माइनस का 2। 5 + 1 is 6। 7 + 2 is 9। 9 + 0 is 9। -2 + 1 is -1। 1 + 3 is 4। 1 + 1 is 2। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लें, जो एग्जैक्टली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जरा देखिए क्या आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारी? वो है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मैं डायरेक्ट a ट्रांसपोज लिखूंगा यहां पर। -1 2 3 a ट्रांसपोज आएगा -1 2 3 5 7 9। यहां आएगा -2 1 1। b को लिख देते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों को ऐड कर दो। -1 -4 is -5। 5 + 1 is 6। -1 3 9 4 -2 9 2। जरा मैच कर लो अब दोनों को। -2 9 2 3 9 4 -5 6 -1। तो ये एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है। दोनों रिजल्ट सेम आ गए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो या a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर लो, दोनों बराबर हैं। हेंस प्रूफ। बस इतना करना है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 24 देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। कि मतलब आपका एक पेयर ऑफ डाइस को उछाला जाता है 3 टॉसेस के लिए। मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार उछाला जाता है। 2 लिए, एक बार उछाल दिए, 2 लिए, फिर एक बार उछाल दिए, 2 लिए, फिर एक बार उछाल दिए। अब वो कह रहा है कि उसमें कितने डबलेट आ सकते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो यहां कुछ मैं मान लेता हूं। लेट A denotes the event of getting a doublet। एक डबलेट आने की हमने इवेंट को क्या मान लिया है? A मान लिया। B denotes the event of not getting a doublet, कि हमें एक डबलेट आपका ना मिले। इस इवेंट को हमने क्या नाम दिया है? आपका B नाम दिया है। जब 2 पेयर ऑफ डाइस उछालते हैं तो सैंपल स्पेस S बनेगा 1, 1 1, 2 6, 6। तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PA। अब देखें कितने डबलेट आते हैं उसमें। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। टोटल एलिमेंट होते हैं 36, डबलेट आते हैं 6, यानी कि 1/6। और इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - PA, यानी कि 5/6। इतनी बात क्लियर है। अब डबलेट के लिए हम रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ डबलेट्स। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, आप जरा देखिए। भाई हो सकता है कि एक भी डबलेट ना आए,
हो सकता है एक डबलेट आ जाए, हो सकता है दो, या फिर हो सकता है तीनों ही डबलेट आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी डबलेट आपका ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डबलेट, ऑफ गेटिंग नो डबलेट, यानी कि पहली बार भी बी, दूसरी बार भी बी, तीसरी बार भी बी। इसको लिख सकते हैं पी बी इंटू पी बी इंटू पी बी, यानी इसको लिख सकते हैं हम, पी बी हमारा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये होगा 125/216। 36 इंटू 6 होता है 216, हाँ यहाँ 6 होगा। ठीक है, अगला पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अब एक डबलेट आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डबलेट। अब वन डबलेट कई तरीके से आ सकता है, हो सकता है पहली बार आ जाए बाकी दो बार ना आए, या फिर हो सकता है पहली बार ना आके बीच में आ जाए, या फिर हो सकता है डबलेट तीसरी बार में आए। ये 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी बी, और की जगह प्लस पी बी इंटू पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी बी इंटू पी ए। अब सभी की वैल्यूज अपने पास है, रख दो यहाँ। पी ए कितना है हमारा 1/6, ये है 5/6, ये है 5/6, यहाँ पर 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, प्लस यहाँ 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, यानी 3 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। देखो तीनों सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। अब नीचे तो आपका बन गया 216, यहाँ पे आ गया 25 इंटू 3 इज 75, ये आ गया आपका पी एक्स इज इक्वल टू। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं उसको, भाई सेम आप बना लोगे उसको कैसे, दो डबलेट, यानी हो सकता है पहली बार आ जाए तीसरी बार ना आए, या फिर हो सकता है कि पहले और तीसरी पोजीशन पर आए, या फिर हो सकता है कि दूसरी तीसरी पोजीशन पर आए। सेम तरीके से जब आप वैल्यू रखोगे पी ए पी बी प्लस इस तरीके से, तो वैल्यू क्या आएगी। देखो पी ए कितना है अपने पास 1/6 है, ये भी 1/6 है, और ये 5/6, सभी में यही वैल्यूज हैं, और ये 3 बार आ जाएंगी सेम ऊपर वाले केस की तरह। ठीक है, जब आप वैल्यूज रखोगे 3 टाइम्स ऐसे हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 15/216। इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी तीनों बार क्या आए डबलेट। अब इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए इंटू पी ए, यानी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, यानी 1/216। तो बन गई सभी की प्रोबेबिलिटीज। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो क्या होगा हमारे पास, जरा चेक कर लो। यहां पर x, यहां पर पी एक्स, x 0 1 2 3, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आया है हमारे पास, वो आया है 125/216। x इज इक्वल टू 1 आया है 75/216, ये आया है 15/216, और ये आया है 1/216। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं, बट दे रखा है इसमें। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए। 2 dice are thrown, find the probability of getting an even number on the first die। पहली डाइस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इफ द आउटकम ऑन द 2 डाइस ऑलवेज एग्जिबिट्स अ सम ऑफ 8, मतलब दूसरी डाइस पर हमेशा सम ऑफ 8 आता है।
यही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा समझो, मैं यहां मान लेता हूं, लेट A denotes the event of getting a even number on first die. B denotes the event of getting a sum of 8. ठीक है भाई, ए इवेंट हमने मान लिया कि यहां पर आपका पहली डाइस पर इवन नंबर आए और बी मान लिया सम ऑफ 8 आए। तो सैंपल स्पेस तो आप जानते हो 2 डाइस वाला, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इवन नंबर कितने केस में आता है, 2,1, 2,2, ये 2,6 तक सभी में पहली पोजीशन पर क्या है आपका, इवन नंबर है। ऐसे ही 4,1, 4,2 और 4,6 तक सभी में पहली पोजीशन पर इवन नंबर है। 6,1 से 6,6 तक सभी में आपका क्या है, पहली पोजीशन पर इवन नंबर है। अब बी को लिख लो, जिनमें सम ऑफ 8 आता है, तो 1,6 तक तो 7 बनता है सम, तो उसमें तो आएगा नहीं कोई। 2,6 क्या होता है, 8 सम होता है। इसके बाद 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2, इन सभी का जो सम है वो क्या होता है, वो 8 होता है। मैं आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी और निकाल लो, क्या आएगा, दोनों में कॉमन 2,6 यहां पर है, 4,4 भी यहां पर है और 6,2 भी यहां पर है। मतलब जिनमें पहली पोजीशन पर इवन नंबर है वो सब यहां पर है। अब पी ए निकलवाएं आपसे, तो पी ए कितना होगा, ये है 6, 12 और 18, यानी 18/36। पी बी आपसे निकलवाएं तो कितना होगा, 5/36। पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे निकलवाएं तो यहां पर है 3/36। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब दूसरी डाई हमेशा सम ऑफ 8 एग्जिबिट करती है। यानी सम ऑफ 8 आता है, ये होगा ही होगा या हो चुका है। आ रही है बात समझ में? तो यहां इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बाई ए अपॉन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 3/36, पी बी है हमारे पास 5/36, कैंसिल हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपको, कोई डाउट इसमें?